जबकि G20 के 19 स्थायी देशों के अलावा इस बार 9 अन्य देशों के राष्ट्र प्रमुख इस समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं और इनमें बांग्लादेश, इजिप्ट, नेदरलैंड्स, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूएई और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। इन सब के मिलाकर 10,000 डेलीगेट्स भारत में आएंगे। इस समिट के दौरान विदेशों से 50 से ज्यादा वीवीआईपी जेट्स दिल्ली आने वाले हैं, जिनमें अमेरिका का एयरफोर्स 1 विमान भी होगा। ये वो विमान है जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कल अमेरिका से दिल्ली आएंगे और जो एयरफोर्स 1 है वो अमेरिका के राष्ट्रपति का विमान होता है, जिसके बारे में आपने बहुत किस्से कहानियां सुने होंगे। इसके अलावा इस समिट में एक कार्गो विमान भी शामिल है जो आज ही दिल्ली आया है और इस कार्गो विमान में उस कार को अमेरिका से दिल्ली लाया गया है जिस कार में राष्ट्रपति जो बाइडेन एयरपोर्ट से अपने होटल जाएंगे और फिर अपने होटल से G20 के समिट के लिए भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर वो जाएंगे। उनकी एक विशेष कार यहां पर आएगी। इस कार को अमेरिका में फर्स्ट कार या द बीस्ट कहकर बुलाया जाता है और इस कार की खासियत यह है कि यह पूरी तरह से बुलेट प्रूफ तो है ही, लेकिन इस पर न्यूक्लियर और केमिकल वेपन्स का भी कोई असर नहीं होता। इस समिट के लिए जो 50 से ज्यादा वीवीआईपी विमान भारत आ रहे हैं उनमें 10 से ज्यादा विमान तो अकेले अमेरिका से हैं। तो अलग अलग एस्टिमेट हैं, कुछ 50, कुल मिलाकर इनकी संख्या 50 से 70 के बीच हो सकती है, जबकि बाकी विमान दूसरे देशों के राष्ट्र प्रमुखों के विमान होंगे और इन विमानों की पार्किंग के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। इनमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट स्टेशन पर पार्क होगा, जबकि कुछ दूसरे वीवीआईपी जेट्स लखनऊ के हवाई अड्डे पर, जयपुर या अमृतसर में स्थित एयरफोर्स स्टेशंस और हवाई अड्डों पर पार्क किए जाएंगे। इसके अलावा इस समिट के लिए दिल्ली और गुरुग्राम के लगभग 21 होटल्स के 3,500 कमरे बुक किए गए हैं जिनमें ये डेलीगेट्स ठहरेंगे और इस समिट में विदेशी मेहमानों की सुरक्षा में 1,30,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, जिनमें 80,000 जवान अकेले दिल्ली पुलिस के होंगे और ट्रैफिक के संचालन के लिए अलग से 10,000 जवानों की ड्यूटी लगाई गई है और 400 फायर फाइटर्स को भी दिल्ली में अलग अलग टीमों में तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त अलग अलग देशों के राष्ट्र प्रमुखों के लिए 1,000 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां किराए पर ली गई हैं और इन गाड़ियों की सुरक्षा के लिए 450 पैरामिलिट्री जवानों को अलग से तैनात किया गया है। 29 देशों के जो नेता भारत आ रहे हैं उन नेताओं में सबसे बड़ा काफिला अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का होगा, जिनके काफिले में 150 गाड़ियां होंगी। और आज शाम को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के जकार्ता से वापस नई दिल्ली लौटे तो ये पूरा दृश्य भारत नाम की कहानी को बयां कर रहा था। देखिए इस तस्वीर में असल में सब कुछ है। प्रधानमंत्री मोदी जब विमान से उतर रहे थे, ये उनका औपचारिक विमान है जिसमें वो ट्रेवल करते हैं और इस विमान पर वही भारत लिखा था जिसका अभी हमारे ही देश के कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। इस तस्वीर का मतलब आप ये भी लगा सकते हैं कि भारत का उदय हो रहा है, ये भारत का समय है और हमारे ही देश के लोग आजकल ये कह रहे हैं कि वो भारत नहीं बल्कि इंडिया चाहते हैं। कुछ नेता ऐसा कह रहे हैं, हालांकि आम जनता तो यही कहती है कि वो भारत को चाहते हैं। लेकिन इस राजनीति से अलग ये तस्वीर आज हजारों शब्दों को एक साथ एक तस्वीर में बयान कर रही है। देखिए ये है आज के युग की तस्वीर जो इस समय आपके सामने है। अपने विशाल प्लेन से प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली में वापस लौटते हुए अब बाहर निकल रहे हैं और इस विमान पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है भारत। इन तस्वीरों के बाद अब आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे बिना थके और बिना आराम किए लगातार काम करने का नया रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। पिछले लगभग 36 घंटे में प्रधानमंत्री मोदी ने 4 बैठकें की हैं। इसके बाद वो इंडोनेशिया के दौरे पर गए जहां उन्होंने 2 बड़े समिटों में हिस्सा लिया और 9 घंटे जकार्ता में रुकने के बाद वो भारत लौटे और अब से कुछ देर पहले उन्होंने दिल्ली आने के बाद अपने मंत्रियों के साथ G20 की तैयारियों की समीक्षा की बैठक की। यानी पिछले 36 घंटे से प्रधानमंत्री मोदी लगातार नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं। कैसे? प्रधानमंत्री मोदी 6 सितंबर यानी कल रात 8 बजे इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के लिए रवाना हुए, जहां वो एक नहीं बल्कि 2 समिट में उन्हें हिस्सा लेना था। इनमें एक समिट था आसियान देशों का और दूसरा था ईस्ट एशिया देशों का। लगभग 7 घंटे का सफर करके प्रधानमंत्री मोदी रात को 3 बजे जकार्ता पहुंचे।
इसके बाद वो होटल गए जहां भारतीय मूल के लोगों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया, उनसे मिले। इसके बाद सुबह 8:45 पर वो आसियान समिट में शामिल हुए, जिसमें म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों के राष्ट्र प्रमुखों से उनकी मुलाकात हुई। इस समिट के कुछ ही देर के बाद सुबह 10:30 बजे वो जकार्ता में ही एक और समिट में शामिल हुए और यह था ईस्ट एशिया समिट, जिसमें 18 देशों के नेताओं के साथ उनकी बैठकें हुई, चर्चा हुई। हर जगह G20 के विदेशी डेलीगेट्स का परिचय सनातन धर्म से, हिंदू संस्कृति से, भारत की संस्कृति से कराया जा रहा है और इस पर हमें कोई शर्मिंदगी की विषय नहीं है, बल्कि गर्व का विषय है, क्योंकि यह अमृत काल है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे ही देश के कुछ विपक्ष के नेता इस समय भी हर रोज लगातार सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन के बाद आज डीएमके पार्टी के, यानी उन्हीं की पार्टी के एक और नेता और लोकसभा सांसद ए राजा ने कहा है कि उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से करके उसकी आलोचना कम की थी। वो तो सनातन धर्म को HIV, एड्स और कुष्ठ रोग के जैसा मानते हैं, जिसे मिटाना बेहद ही जरूरी है। ए राजा यूपीए की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, बाद में भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भी गए थे और सोचिए आज जनता के सामने वो ये सारी बातें कर रहे हैं। आपको याद होगा 2G घोटाला जब हुआ था, वो ए राजा के नाक के नीचे ही हुआ था और उसमें वो एक आरोपी थे। ए राजा के अलावा बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी सनातन धर्म पर सवाल उठाए हैं और उनकी पार्टी भी विपक्ष के इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है। इस साल जून, जुलाई और अगस्त के महीने में पूरी दुनिया का औसतन तापमान 16.77 डिग्री सेल्सियस रहा है, जबकि वर्ष 1991 से 2020 के बीच यही औसत तापमान 16.11 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था। यानी इस तरह से पिछले 3 महीनों में पूरी दुनिया के औसत तापमान में 0.66 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो गई और तापमान में हुए इस बदलाव और इसकी वजह से बढ़ रही गर्मी को ही असल में जलवायु परिवर्तन कहते हैं। आप सोचते होंगे कि जलवायु परिवर्तन तो बड़ा एकेडमिक सा शब्द है, यह सिर्फ कॉन्फ्रेंसेज में, सेमिनार्स में, भाषणों में अच्छा लगता है। यही जलवायु परिवर्तन है जो आपको मजबूर कर देगा कि अब आपको अपने घर में या तो कूलर लगाना ही पड़ेगा या फिर 12 महीने 24 घंटे एयर कंडीशनर चलाकर रखना पड़ेगा। उससे और ज्यादा क्लाइमेट खराब होगा। यह मुद्दा इस बार G20 समिट के सबसे प्राथमिक मुद्दों में से भी एक बन गया है, जिस पर 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और बाकी के नेता इस बार दिल्ली में चर्चा करने वाले हैं। गर्मी एक बहुत बड़ी समस्या अब बनता जा रहा है और आपने देखा होगा समस्या अब यह है कि गर्मी बढ़ती जा रही है, सर्दियों में सर्दी नहीं पड़ती, बरसात में बरसात नहीं होती, बेमौसम की बरसात हो रही है, बेमौसम की सर्दी पड़ रही है और अगर आप किसी भी मौसम में किसी हिल स्टेशन पर भी चले जाएं तो वहां पर भी अब आपको गर्मी मिलेगी। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 समिट के दौरान हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है और दिल्ली में तापमान अभी थोड़ा सा आगे चलकर कम हो सकता है। We are expecting lot more humidity. That is the main thing because as you know the monsoon is in an active state, because of which we are expecting increase in humidity. Clouding will be there, so temperatures will not shoot up very much, but at the same time on 9th and 10th there is some possibility of drizzles. आप में से कई लोगों के शहरों में तो हो सकता है बूंदाबांदी शुरू हो भी गई हो, लेकिन दिल्ली के आसपास का जो इलाका है वो अभी भी भट्टी की तरह तप रहा है। पृथ्वी का बढ़ता तापमान दुनिया को किस कदर झुलसा रहा है उसे आप इन तस्वीरों से समझ पाएंगे जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने जारी की है। इन तस्वीरों में यह बताया गया है कि कैसे वर्ष 1880 से 2019 के बीच पृथ्वी का औसत तापमान सामान्य से काफी बढ़ गया और अब पृथ्वी गर्मी के गुस्से से लाल हो चुकी है और इसी को हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। वर्ष 2016 से 2022 के बीच दुनिया के कई देशों में हीट वेव के नए नए रिकॉर्ड बने हैं और भारत में भी कुछ ऐसा हुआ है जब कुछ जगहों पर तापमान 51 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और अगर यह तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा और गर्मी का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो भारत के लिए यह भीषण गर्मी सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। और वो इसलिए बन सकती है क्योंकि भारत के जो ज्यादातर लोग हैं, आधे से ज्यादा जो हमारी आबादी है, आज भी घर से और दफ्तर से बाहर सड़कों पर, खेतों में,
या आउटडोर किसी भी प्रकार का काम करते हैं, हमारे यहाँ जो हमारा जो श्रमिक वर्ग है। और अगर हमारे देश में ऐसी ही गर्मी पड़ने लगी, जब 45-50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाएगा, तो आप सोचिए ऐसे तमाम लोग जो बाहर जाकर काम करते हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, सड़कों पर काम कर रहे हैं और मैदानों में काम कर रहे हैं, उनका क्या हाल होगा। हमारी जो कार्य क्षमता है वो बहुत गिर जाएगी। पुलिस का कहना है कि जिस पालतू कुत्ते के काटने से 14-15 साल के इस लड़के की मौत हुई है, उस कुत्ते का ना तो कोई रजिस्ट्रेशन कराया गया था और ना ही उस कुत्ते को रेबीज का टीका लगाया गया था, जबकि सरकारी नियमों के तहत यह अनिवार्य है कि अगर आपके घर में कोई भी आप पालतू कुत्ता पालते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन प्रशासन के पास जरूर होना चाहिए, उसे तमाम तरह के टीके और उसे तमाम तरह की वैक्सीन लगनी चाहिए और रेबीज का टीका भी कुत्ते को लगाना अनिवार्य है। अगर आपने ये नहीं किया है तो ये अपराध है, क्योंकि अगर आपने अपने कुत्ते को, अपने डॉग को रेबीज का ये टीका नहीं लगवाया है और उसने अगर किसी को काट लिया बच्चे को, तो वो इस तरह से उसकी मौत होगी। एफआईआर में यह भी लिखा है कि जब इस बच्चे के माता पिता ने आरोपी परिवार से जाकर यह पूछा कि उनका कुत्ता वैक्सीनेटेड है या नहीं, तो इस परिवार ने झूठ बोला और कहा कि उनके कुत्ते को समय समय पर सभी टीके लगवाए गए हैं, रेबीज का टीका भी लगवाया गया है और इसलिए इस परिवार को डरने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, इसमें जब पहले तो बच्चे ने बताया ही नहीं, जब बच्चे को रेबीज का इंफेक्शन हुआ और डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि इसको रेबीज हो गया है। उसके बाद बच्चे के माता पिता उस परिवार के पास गए जिस परिवार के कुत्ते ने इसे काटा था और कहा कि आपके कुत्ते ने ये काटा है, ये काम किया है, अब क्या करना चाहिए। और उनसे पूछा कि क्या आपने अपने कुत्ते को पूरी तरह से वैक्सीनेट कराया था। परिवार ने झूठ बोल दिया, कहा कि हां, हमारा कुत्ता पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि उन्होंने ये झूठ बोला और उन्होंने अपने डॉग को वैक्सीनेट नहीं कराया था, रेबीज का टीका नहीं लगवाया था। लेकिन इस झूठ की वजह से इस बच्चे के माता पिता आश्वस्त हो गए, उन्होंने विश्वास कर लिया और उन्हें लगा कि अब बच्चे को कोई खतरा नहीं है, बच्चा ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे बच्चे के पूरे शरीर में रेबीज का संक्रमण फैल गया और फिर 2 दिन पहले ही उसने अपने पिता की गोद में इस तरह से दम तोड़ दिया। डॉक्टरों का कहना है कि जिस कुत्ते ने इस बच्चे को काटा, अगर उसे रेबीज का टीका लगा होता तो इस बच्चे की जान बच सकती थी, यह जिंदा रह सकता था। और या फिर अगर इस बच्चे को कुत्ते के काटने के 24 घंटे के अंदर ही एंटी रेबीज वैक्सीन लगवा दी होती तो यह बच्चा आज जिंदा होता। लेकिन दोनों ही मामलों में यह नहीं हो पाया, क्योंकि इस बच्चे ने डर की वजह से उस समय यह बात अपने माता पिता और परिवार से छिपाई, जिसकी वजह से उन्होंने ये वैक्सीन नहीं लगवाई बच्चे को, एंटी रेबीज, और फिर इस बच्चे की जान चली गई। रेबीज के संक्रमण से जो मौतें होती हैं उसमें से 36% मौतें अकेले भारत में होती हैं। पूरी दुनिया में 36% रेबीज की मौत हमारे देश में होती है। वर्ष 2019 से 2022 के बीच हमारे देश में 1,60,00,000 लोगों को कुत्ते ने काटा था और इस दौरान हर साल हमारे देश में इसकी वजह से 15,000 लोगों की जान चली गई कुत्ते के काटने की वजह से। और ये तो वो आंकड़े हैं जो रिपोर्ट होते हैं। न जाने कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो इस बात की रिपोर्ट ही नहीं करते होंगे कि उन्हें कुत्ते ने काट लिया या कुत्ते ने उनको खरोंच लिया। और बहुत सारे लोग जो बहुत हमारे इंटीरियर्स में, गांव देहात में, जिनकी मृत्यु भी हो जाती होगी, लोगों को पता ही नहीं चलता होगा कि ये रेबीज की वजह से मरा है, कुत्ते के काटने की वजह से मरा है। जैसे इस केस में अगर आप देखें तो इसके माता पिता को पता ही नहीं था आखिर तक कि ये रेबीज का मामला है। ये सारे लोग आज जीवित होते अगर इन्हें काटने वाले कुत्तों को रेबीज का टीका लगा होता या फिर इन लोगों ने खुद समय से एंटी रेबीज वैक्सीन अपने आप को लगा ली होती। लेकिन अभी हमारे देश में इसे लेकर जागरूकता बहुत ही कम है, बहुत ही मामूली है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कुत्ते के काटने पर 14 इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जो पहले एक जमाने में हुआ करता था, और ये इंजेक्शन कभी भी लगवाए जा सकते हैं, जबकि ये जानकारी गलत है। एम्स अस्पताल कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को कुत्ते, बंदर, बिल्ली या किसी अन्य जानवर ने काटा है तो इसके 24 घंटे के अंदर ही यह वैक्सीन लगवाना जरूरी है, वरना शरीर में रेबीज का संक्रमण फैलने से आपकी जान का खतरा हर पल बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा अगर किसी जानवर ने शरीर के ऊपरी हिस्से यानी पेट, कमर, आपके बाजू, कंधे और चेहरे पर काट लिया है तो यह और भी ज्यादा खतरनाक बात है और ऐसी स्थिति में तो तुरंत अस्पताल में आपको चले जाना चाहिए। उस हादसे के तुरंत बाद आप घर मत जाइए, सीधे अस्पताल जाइए। और सबसे बड़ी बात, कुत्ते के काटने पर 14 नहीं बल्कि 3 से 5 इंजेक्शंस लगते हैं।
पहले ये इंजेक्शन 14 हुआ करते थे और ये पेट में लगते थे, लेकिन अब 3 से 5 टीके ही आपको लगाए जाते हैं। यहां जागरूकता की कमी उन लोगों में भी है जो अपने घरों में कुत्ते या अन्य जानवरों को पालते हैं। हमारी पूरी सिंपैथी उनके साथ है। हम ये नहीं कह रहे कि कुत्ते पालना खराब बात है, हम ये नहीं कह रहे कि ये कुत्ते जो हैं इन्हें कहीं बाहर छोड़ देना चाहिए। ये कमी हमारे पूरे सिस्टम की है और कमी उन लोगों की है जो जागरूक नहीं है। हमारे देश में स्ट्रीट डॉग्स के वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी नगर निगम के अधिकारियों की होती है, लेकिन ज्यादातर शहरों में नगर निगम अपना काम ईमानदारी से करता ही नहीं और किसी स्ट्रीट डॉग को यह वैक्सीनेशन होता नहीं उसका। उदाहरण के लिए दिल्ली में 8 लाख स्ट्रीट डॉग्स हैं, लेकिन इनमें से 20,000 भी वैक्सीनेटेड नहीं है। इसी तरह मुश्किल से 10% पेट डॉग्स का भी रजिस्ट्रेशन दिल्ली जैसे शहर में भी नहीं हुआ है। हालांकि एक ऐसा मामला है जिसमें कानूनों को लेकर स्पष्टता की भी बहुत कमी है।